हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। हमको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नल वेक्टर यानी जीरो वेक्टर, जिसको शून्य सदिश भी कहते हैं। तो नल वेक्टर, जैसा कि इसका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर किसको कहेंगे? तो जिसका मान जीरो हो उसे जीरो वेक्टर कहेंगे या नल वेक्टर कहेंगे। इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, दिशा इसका कोई निश्चित नहीं है। दिशा होगा लेकिन कोई निश्चित दिशा नहीं है। तो नल वेक्टर में इतना ही रखना है, यानी वैसा सदिश जिसका मान जीरो हो और कोई निश्चित दिशा ना हो। निश्चित दिशा यानी निश्चित ना हो, दिशा निश्चित ना हो, उसे हम नल वेक्टर कहेंगे। दूसरा अब हम लोग इसमें देखते हैं कि यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। तो इकाई सदिश क्या है? तो जैसा ही कि नाम से ही स्पष्ट है, इकाई सदिश यानी वैसा सदिश जिसका मान एक हो और कोई निश्चित दिशा हो। इसमें दिशा निश्चित है, लेकिन नल वेक्टर में हमारा दिशा निश्चित नहीं है। इसमें दिशा निश्चित है यूनिट वेक्टर में। तो यूनिट वेक्टर का मान हमेशा 1 होता है और इसका कोई एक निश्चित दिशा होता है, उसे हम इकाई सदिश कहते हैं। इकाई सदिश को हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है, इकाई सदिश को कैप से सूचित किया जाता है। अब जैसे सदिश को ए से सूचित करते थे, अब लेकिन इकाई सदिश रहेगा तो ए कैप लिख देंगे। इसी तरह से अगर इसको सूचित करना है तो बी कैप लिख देंगे। अगर और आगे जाते हैं तो सी कैप लिख देंगे। ऐसे सामान्यतः यूनिट वेक्टर को यू है इसलिए यू कैप से डिनोट किया जाता है इकाई सदिश को। तो यू कैप से सूचित कर देंगे उसको। इकाई सदिश का मात्रक और विमा कुछ नहीं होता है, इसका सिर्फ मान ही एक होता है। इसमें कोई मात्रक नहीं है और ना ही इसका विमा होता है। तो इकाई सदिश हम लोग देख लिए। अभी तीसरा इसमें कहता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या है? समतलीय सदिश। तो वैसा सदिश जिसमें 3 या 3 से अधिक सदिश एक ही प्लेन में उपस्थित होता है, उसे हम कोप्लेनर सदिश कह सकते हैं। जैसे एक वेक्टर ए हो गया और ये बी अगर और ये हो जाए सी, तो ये तीनों वेक्टर हमारा XY प्लेन में उपस्थित है। तीनों वेक्टर हमारा किस में उपस्थित है? XY प्लेन में उपस्थित है। इसलिए हम इस तीनों वेक्टर को, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, कोप्लेनर वेक्टर होगा यानी समतलीय सदिश होगा। अब इसमें आगे देखते हैं कोलिनियर वेक्टर, जिसको पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर यानी समांतर या संरेखीय सदिश। तो वैसा सदिश जो एक लाइन के रूप में हो, रेखा के रूप में है, उसे हम कोलिनियर या संरेखीय सदिश कहते हैं। जैसे अब कोई सदिश हो गया वेक्टर ए, ये लाइन के रूप में है। इसी तरह हम एक और वेक्टर बी ले लिए, तब देखिए इसी वेक्टर को कोलिनियर कहेंगे या फिर इसी को पैरेलल कहेंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। अभी दोनों का मैग्नीट्यूड समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि डायरेक्शन भी समान हो, डायरेक्शन भी समान हो सकता है और नहीं भी समान हो सकता है। तो ये हो गया हमारा कोलिनियर वेक्टर। अभी इसमें एक पांचवा है हमारा कॉनकरेंट वेक्टर। तो वैसा सदिश जिसमें सभी सदिश एक कॉमन बिंदु से होकर गुजरता है, यानी एक ही पॉइंट से होकर गुजरे, तब उस सदिश को हम कहेंगे कॉनकरेंट वेक्टर। जैसे इसमें अगर इस वेक्टर को ए ले ले, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका सी और इसका डी। अब ये सब इसी कॉमन बिंदु से होकर गुजरा है, यानी कॉमन पॉइंट से होकर गुजरा है, इसलिए वेक्टर कॉनकरेंट वेक्टर हो जाएगा। अब इसी का एक दूसरा टाइप है नॉन कॉनकरेंट वेक्टर, यानी इसमें अलग अलग बिंदु से होकर गुजर जाएगा। जैसे एक कोई ए है, कोई बी और सी, तो इसमें तीनों वेक्टर एक दूसरे बिंदु पर नहीं, अलग अलग बिंदु पर है, तो इसको कॉनकरेंट कहेंगे। कॉनकरेंट यानी एक ही बिंदु, नॉन कॉनकरेंट मतलब अलग अलग बिंदु से पास करता है, उसको नॉन कॉनकरेंट वेक्टर कहते हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ सदिश में सबसे पहले हम लोग नल वेक्टर यानी जीरो वेक्टर, जिसको शून्य सदिश भी कहते हैं,
तो शून्य सदिश क्या है, तो इसका मान 0 होता है यानी शून्य होता है। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, तो इसी को शून्य सदिश यानी नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहते हैं। अब कहता है इसका उपयोग क्या है जीरो वेक्टर का। इसका उपयोग किसी भी सदिशीय समीकरण को यानी वेक्टोरियल इक्वेशन को बैलेंस करने में किया जाता है, संतुलित करने में किया जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि वेक्टर को वेक्टर के साथ ऐड करते हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, यानी सदिश को सदिश के साथ जोड़ने पर एक सदिश राशि मिलता है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए एक वेक्टर हमारा ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और जब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तब इसका योगफल 0 आ रहा है, तो यह 0 है। तो इस इक्वेशन को हम वेक्टोरियल इक्वेशन नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके नीचे लिखा गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 0। अब इसका मान 0 होता है, लेकिन जीरो वेक्टर है तो इसमें कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, लेकिन इसके ऊपर वेक्टोरियल वेक्टर का साइन लगा देते हैं, तो वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर 0। तो ये इक्वेशन हमारा सही है, जबकि ये इक्वेशन गलत है, यानी ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नल वेक्टर यानी जीरो वेक्टर। दूसरा इसमें हमारा वेक्टर है यूनिट वेक्टर, जिसको इकाई सदिश कहते हैं। इकाई सदिश का मान 1 होता है तथा साथ ही साथ इसका एक निश्चित दिशा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इकाई सदिश कहते हैं। अब इकाई सदिश को सूचित करने के लिए यू कैप लिखा जाता है, यू कैप या फिर ए कैप या बी कैप या सी कैप, कुछ भी लिख सकते हैं। कैप देंगे, एरो नहीं देंगे वहाँ। इकाई सदिश का मात्रक भी कुछ नहीं होता है और न ही उसका विमा होता है, यानी कह सकते हैं यूनिट वेक्टर का मात्रक और विमा नहीं होता है, मात्रक और विमाहीन होता है। अभी हम लोग देखते हैं कि इकाई सदिश यानी फॉर्मेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश का निर्माण यानी इकाई सदिश को कैसे बनाया जाता है। तो इकाई सदिश को बनाने के लिए कहता है कि जिस सदिश का मान ज्ञात करना है, यानी जिस सदिश का मान ज्ञात करना है उस सदिश में उसी सदिश के मान से डिवाइड कर देंगे, तब हमको यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, यानी इकाई सदिश निकल जाएगा। जैसे यूनिट वेक्टर ए दिया हुआ है, अब इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर ए और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए, यही हमारा निकल जाएगा यूनिट वेक्टर का मान, यानी इकाई सदिश का मान निकल जाएगा। इस पे हम लोग आगे क्वेश्चन भी करेंगे। अभी कहता है कि यूज ऑफ यूनिट वेक्टर, यूज ऑफ यूनिट वेक्टर, यानी इकाई सदिश का उपयोग क्या है, इकाई सदिश का उपयोग, इसको लिखते चलेंगे। तो इकाई सदिश का उपयोग कहता है यह किसी भी स्केलर क्वांटिटी को यानी अदिश राशि को सदिश में बदल सकता है। कौन, यूनिट वेक्टर, यानी किसी अदिश राशि को हम सदिश बना सकते हैं यूनिट वेक्टर की सहायता से, और वो भी बिना अदिश के मैग्नीट्यूड में परिवर्तन या फिर इसके गुण में परिवर्तन किए बिना। यानी किसी अदिश राशि को सदिश बनाना है तो किसकी सहायता से बनाया जाता है, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश की सहायता से हम किसी अदिश राशि को सदिश राशि बना सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ यूज ऑफ यूनिट वेक्टर में कि इकाई सदिश की सहायता से, इकाई सदिश की सहायता से इकाई सदिश की सहायता से किसी अदिश राशि को सदिश राशि में बदला जाता है, वो भी
अदिश राशि में बिना किसी परिवर्तन के, यानी अदिश राशि में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा लेकिन फिर भी वो सदिश बन जाएगा, यानी इसके मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा यूज ऑफ यूनिट वेक्टर हो गया, इकाई सदिश का उपयोग। अभी हम लोग इसमें आगे देखते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, आयताकार इकाई सदिश इसको कहा जाता है। आयताकार इकाई सदिश। तो आयताकार इकाई सदिश कहता है कि यह भी एक इकाई सदिश है, मतलब यूनिट वेक्टर ही है, यानी रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर यह भी एक इकाई सदिश है। कैसा सदिश है? इकाई सदिश है, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड, यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की ओर होता है, यानी रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर आयताकार इकाई सदिश यह भी एक प्रकार से इकाई सदिश है। यहाँ पे इकाई सदिश लिखना है। इकाई सदिश है जो एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की ओर होता है। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक हो गया एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस और तीसरा जो कि हमारा बाहर की ओर है वो है जेड एक्सिस, और इसी को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर यानी आयताकार इकाई सदिश। लेकिन एक्स एक्सिस को यहाँ हम वेक्टर आई लिखेंगे और वाई एक्सिस को वेक्टर जे लिखेंगे और जेड एक्सिस को वेक्टर के लिखेंगे। अब ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के लंबवत होगा, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये भी परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस वो भी परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस ये भी परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो यहाँ पे इस लाइन को लिख लेना है, डायग्राम को बनाकर नीचे लिख दीजिएगा। ये सभी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये सभी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर का मान निकालने के लिए। जैसे अभी बताया गया था यूनिट वेक्टर का मान निकालने के लिए, तो उस पर क्वेश्चन 2 दिया गया है। इसमें एक क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर ए बराबर 3i + 4j है, तो ए कैप का मान ज्ञात करें। ए कैप यानी इकाई सदिश का मान ज्ञात करना है। तो अब आई और जे समझ में आ गया होगा कि ये भी एक प्रकार का यूनिट वेक्टर है। एक्स एक्सिस की ओर जो वेक्टर रहता है उसे हम आई कहते हैं, और जो वाई एक्सिस की ओर है उसे जे कह दिए, और जो जेड एक्सिस की ओर है उसे हम के कहते हैं। ये चीज़ समझ गए होंगे। तो अभी इसमें हमको क्वेश्चन दिया है यूनिट वेक्टर यानी ए कैप का मान ज्ञात करना है। तो अभी फॉर्मूला बताया गया है, ए कैप बराबर वेक्टर ए बटा मॉड ऑफ वेक्टर ए। फॉर्मूला ये है, तो हमारा ए कैप का मान निकालना है। तो ए कैप बराबर और वेक्टर ए, तो वेक्टर ए जितना दिया हुआ है उतना लिख दीजिए, यानी 3i + 4j दिया हुआ है। अब हमको मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालना है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालने के लिए बाबू हम पिछले क्लास बता चुके हैं कि पहले हम वेक्टर ए है उसको मॉड करते हैं, बाहर आके √अंडर² हो जाता है। तो इस फार्मूला पे हम पहले इसका मान निकाल लेंगे। तो आप चाहे तो यहीं पे भी उसका मान निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा √अंडर ए का मान रख देना है, यानी a² है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा
प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। या तो इसको आप पहले अलग से निकाल लीजिए या फिर इसी में साथ ही निकालने चलना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए कैप बराबर 3i प्लस 4j और बटा ये हो जाएगा रूट अंडर 3 9 और 4 चौक 16, यानी हो जाएगा हमारा कितना 3i प्लस 4j और ये हो जाएगा बटा 25। अब 25 जब ही हो जाएगा तो ए कैप बराबर 3i प्लस 4j और बटा 5, ये हो गया। तो हमको ए कैप निकालना है यानी यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए हो जाएगा ए कैप बराबर 3i बटा 5 इसको लिख सकते हैं प्लस 4j बटा 5 लिख सकते हैं। ये हमारा एक यूनिट वेक्टर निकल के आ गया। हमको यही निकालना था ए कैप का मान। तो ए कैप बराबर आ गया 3i बटा 5, या फिर इसी को इस तरह से लिख सकते हैं ए कैप बराबर 3 बटा 5i प्लस 4 बटा 5j, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया इस पे। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले देखना है कि यूनिट वेक्टर का मान निकालना है, तो फार्मूला लगा दीजिए। फिर वेक्टर ए है तो जो वेक्टर दिया रहे p तो p, b दिया है तो b का मान रखेंगे। तो वेक्टर a का मान यहाँ है तो उसको रख देंगे। अब मॉड ऑफ वेक्टर a, तो इसके लिए पिछले क्लास यानी कैसे मान निकालते हैं, तो रूट अंडर ए स्क्वायर उस पर रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इससे 25 आ गया रूट अंडर। फिर इसको बाहर करेंगे 5 आ जाएगा, फिर इसको अलग अलग कर लेना। अब इसी तरीक़ा से यहाँ निकालना है आपको बी कैप का मान। तो जिस प्रकार से हम ए कैप का मान निकाल रहे हैं ठीक उसी प्रकार से निकालेंगे बी कैप का। तो बी कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर बी बटा मॉड बी। तो वेक्टर बी कितना दिया हुआ है 2i प्लस 3j और माइनस 4k, तो लिख दिए। अब मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए फिर से वही काम करेंगे। तो ए स्क्वायर ही तोड़ेंगे इसी फार्मूला पे। तो ए स्क्वायर यानी यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ही -4 के लिखने के बाद वही नेगेटिव जेड एक्सिस की ओर है, तो यहाँ -4 का स्क्वायर होगा। यहाँ हमेशा ही प्लस में ही रखना है। तो बी कैप बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k बटा 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9 4 चौक 16, यानी 16 9 25 4 29, यानी बी कैप बराबर आ गया 2i प्लस 3j प्लस 4k और बटा रूट अंडर 29 हो गया। तो अब इसको इस अलग अलग चाहे तो कर सकते हैं। तो बी कैप बराबर 2 बटा रूट 29i प्लस 3 बटा रूट 29 j प्लस 4 बटा रूट 29 यानी 29 के, और यही हमारा बी कैप का मान आ गया है। तो इस प्रकार से हम यूनिट वेक्टर का मान ज्ञात करते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ बता दिया गया है, तो इसको लिखना है लिख लीजिए इसको। बाकी फिर हम लोग आगे देखते हैं वेक्टर जो कोलिनियर वेक्टर है उसका डिफिनेशन लिखना है। चलिए तो देखिए यहाँ पे कोप्लेनर वेक्टर यानी समतलीय सदिश सब समझा दिया गया है, बस यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, इसको लिख लेना है। कहता है इसमें 3 या 3 से अधिक सदिश अगर एक ही प्लेन में उपस्थित हो तो उसे कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये तीनों जो है वो XY प्लेन में उपस्थित है, यानी XY सतह पर है, इसलिए इसको हम कोप्लेनर यानी समतलीय सदिश कहते हैं। इसमें इसलिए लिख दिए नीचे वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी कोप्लेनर वेक्टर है। अब इसमें आगे चौथा है हमारा कोलिनियर वेक्टर या इसी को पैरेलल वेक्टर यानी समांतर सदिश या संरेखीय सदिश कहते हैं। तो अगर सदिश एक लाइन के रूप में हो, रेखा के रूप में हो, तो उसे कोलिनियर सदिश कहते हैं। इसका मान और दिशा समान हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लग रहा है,
लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब इसमें एक पांचवा आ गया कॉनकरेंट वेक्टर, जिसको समवर्ती सदिश कहते हैं। यानी यदि सभी सदिश एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो यह कहलाएगा हमारा समवर्ती सदिश। अब एक दूसरा हो गया नॉन कॉनकरेंट वेक्टर, जिसमें अलग अलग बिंदु से सब पास किया है, ये दोनों यहाँ से पास किया है, यहाँ से पास कर, तो ये हमारा हो गया नॉन कॉनकरेंट, और ये हो गया कॉनकरेंट वेक्टर यानी समवर्ती सदिश। तो इसको लिख करके पूरा चीज़ लिख लेना है। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।